डियर स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं यात्रियों के नजरिए से। समाज के बारे में उनकी समझ, उनकी यानी कि जो यात्री आए थे उनकी बात हो रही है। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के समय में, यानी 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक के समय में जो यात्री भारत का भ्रमण करने के लिए आते हैं, जो उनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी और उनके यात्रा वृत्तांत से हमें क्या जानकारी मिलेगी, इससे संबंधित हमारे संपूर्ण जो चैप्टर है वो रहेगा। तो शुरू करते हैं अपने से। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की थी। तो यहाँ पर अपने देखें कि यात्राएं जो थी वो सबसे पहले यात्राएं क्यों की उन लोगों ने, इससे संबंधित बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, महिलाओं और पुरुषों ने, दोनों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में, या तो यात्रा किस लिए की, कार्य की तलाश में, या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, या सैनिक, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर स्त्री और पुरुषों द्वारा क्या किया गया, यात्राएं की गई थी। वे जो किसी नए स्थान पर आते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब यात्री किसी स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान उनके लिए नवीन होता है, नया होता है, या फिर अपने कहें तो वहां का भूदृश्य होता है या भौतिक जो परिवेश होता है उसके संदर्भ में, और साथ ही लोगों की, यानी कि वहां के लोगों की जो प्रथाएं हैं, भाषाएं हैं, आस्थाएं हैं, व्यवहार होते हैं, ये सभी भिन्न होते हैं। अगर कोई यात्री किसी दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना चाहता है तो वहां के लोगों की अगर भाषा की बात करें, आस्थाओं की बात करें, व्यवहार की बात करें, उनकी प्रथाओं की बात करें, तो वे सभी क्या होती है, भिन्न होती है। जो व्यक्ति जा रहा है उससे क्या होती है, भिन्न होती है। भूदृश्य भी भिन्न होता है और भौतिक परिवेश भी क्या होता है, अलग होता है। अब कुछ एक यात्री जो ऐसे होते हैं जो उन कार्यों को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख देते हैं। और कुछ एक लोग तो वहीं पर निवास करने लग जाते हैं और उसी माहौल के अंतर्गत ढल जाते हैं, और कुछ एक लोग क्या करते हैं, उन्हीं दृश्यों को अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखते हैं, और उन्हीं यात्रा वृत्तांतों के अध्ययन से हमें इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। अगर महिलाओं के वृत्तांतों की बात करें तो वो तो हमारे पास न के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम मिलते हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करते थे। अगर अपने लेसन की शुरुआत में बात करें तो वहां पे स्त्री और पुरुष दोनों का नाम आया। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, यात्राएं करते थे, और किसी विशेष स्थान पर जाकर वे निवास भी करते थे। अब इनमें से जो महिलाएं थी वो बहुत ही कम यात्रा वृत्तांत लिखती थी, और पुरुषों की बात करें तो पुरुष अधिक मात्रा में क्या करते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे।
सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो यात्रा वृत्तांत वर्तमान इतिहासकारों को मिल रहे हैं, वो अगर उनकी विषय वस्तु को देखा जाए तो विषय वस्तु के अनुसार वे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। यानी कि प्रत्येक जो यात्रा वृत्तांत है उसमें अलग अलग चीजों का वर्णन भी मिलता है, और कई बार किसी यात्रा वृत्तांत में संपूर्ण राज्य से संबंधित जो भी जानकारियां होती है वे भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण क्या है? 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर दक्षिण भारत का प्रमुख शहर था। उस समय कौन सा? विजयनगर। कृष्णदेवराय प्रमुख शासकों में से एक था विजयनगर के। विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनीतिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी से प्राप्त होता है। अगर अपने दक्षिण का जो प्रमुख शहर था उसकी बात करें, कौन सा? विजयनगर। तो विजयनगर की जो जानकारी है तो वह जानकारी किससे मिलती है हमें? एक राजनीतिक था, कहां से आया था? तो हेरात से आया था, नाम था अब्दुल रज़ाक समरकंदी। उसकी यात्रा विवरणों से हमें विजयनगर शहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। सुदूर यानी कि ज्यादा दूरी के क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पहुंचना संभव न होता हो या कठिन रास्ते होते हो। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी-कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे। अगर अपने मुगल साम्राज्य के अधिकारियों की बात करें, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, तो वो ज्यादा दूरी तक नहीं जाते थे, वे सीमित दूरी तक ही अपना भ्रमण करते रहते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। वे निश्चित दूरी में घूमते रहते थे और जो उनकी टिप्पणियां होती थी, जो भी टीका टिप्पणी होती थी, उन्हें वह अपनी पुस्तक में लिखते रहते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। अगर इस अध्याय की अपने बात करें तो इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए, उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कि जो यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आए और उन्होंने जो सामाजिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया है, तो उस विवरण से हम या उसके अध्ययन से हम किस प्रकार अपने अतीत के विषयों के ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं, यही चीजें हमें इस लेसन के अंतर्गत दी गई है। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अब मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 3 व्यक्तियों की यात्रा वृत्तांत हमें मिलेंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो है अल बिरूनी। कौन है? अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता ये दूसरा है, ये 14वीं शताब्दी में आया, मोरक्को से आया था ये। तथा तीसरा है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। यह कब आया? यह 17वीं शताब्दी में भारत में आया था, अपने कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। तो इस लेसन के अंतर्गत अपने मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे या उनके यात्रा वृत्तांतों पर चर्चा करेंगे। पहला व्यक्ति है अल बिरूनी। यह 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और 14वीं शताब्दी में भारत आया था। तीसरा है फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आया था। पूरी तरह
से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे, यानी कि देशज उसी देश के जो लेखक थे, जो भी गतिविधियां होती थी, जो प्रथाएं होती थी, वे प्रथाएं उस देश के लेखकों के लिए तो क्या होती थी, सामान्य होती थी। लेकिन बाहरी यानी कि जो यात्री बाहर से किसी देश में आते थे तो उनके लिए उन्हें लिखना कठिन हो जाता था। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। देखो क्या चीज कह रहा है यहाँ पर, ये पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। अब सावधान क्यों रहते थे? क्योंकि उन प्रथाओं के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी। किसके मुकाबले? जो देशज लेखक है उनके मुकाबले उन्हें अधिक जानकारी नहीं हो पाती थी। इसीलिए देशज जो लेखक है वो तो यात्रा वृत्तांत दर्ज करते समय कोई हिचकिचाहट नहीं रखते थे या सावधानी कम रखते थे। लेकिन जो विदेशी यात्री यहाँ आते थे वे यात्रा वृत्तांत लिखने में बहुत सावधानी बरतते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे, जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नजरिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा कि हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग ही था। सबसे पहले अगर अपने इसमें बात करें तो जो अल बिरूनी है, अल बिरूनी जो यात्री आता है भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके यात्रा वृत्तांत के बारे में अपने चर्चा करेंगे। और अल बिरूनी द्वारा लिखित जो पुस्तक है किताब उल हिंद, इसी पुस्तक से या इसी यात्रा वृत्तांत से हमें भारतीय उपमहाद्वीप की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये टॉपिक अपने आगे की वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।